हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट फर्स्ट बहुत पहले ही कंप्लीट करा दिए थे। यूनिट सेकंड में आप लोगों को हमने यहाँ तक चिकनगुनिया तक पूरा पढ़ के कंप्लीट करा दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा जो बाकी है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे डेंगू हो गया, लिम्फेटिक पाइलोरिसिस हो गया, निमोनिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मिल्टस हो गया, कैंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक पूरा पढ़ के कंप्लीट करेंगे और आज आपका यूनिट 2 हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि यूनिट 2 आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जान लीजिए। इसमें से देखिए जो यहाँ पर दिए गए हैं ना डिजीज, इसमें से एक डिजीज आपको दे देगा, उसके बारे में एक या फिर दो देगा, जिसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिखना रहेगा। अब डिटेल में आपको क्या लिखा जाता है, डिटेल में आपको सिंपल रूप से यहाँ पर हेडिंग लिख गया हूँ। सबसे पहले आप लोग को लिखना है डिफिनीशन। कोई भी बीमारी हो गई, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, तो इनका डिफिनीशन क्या होता है, इनका एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं एजेंट के बारे में, होस्ट के बारे में, मतलब किन किन लोगों को ये बीमारी हो सकता है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बीमारी कैसे ट्रांसफर होता है एक लोग से दूसरे लोग में, ये बीमारी का सिम्टम क्या होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है। ये इतना पॉइंट आपको कोई भी बीमारी अगर पूछ लेता है, कोई भी डिजीज अगर पूछ लेता है यूनिट 2 में, तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। तो ये अगर हेडिंग अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक कॉपी में अलग लिख लेना। यूनिट 2 में बस आपको कोई भी डिजीज पूछता है तो इनके बारे में लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। सबसे पहले समझते हैं डेंगू के बारे में, फिर इसको सीरियल वाइज समझते हुए चलते हैं। अगर हम लोग डेंगू के बारे में बात करें कि ये क्या होता है, ये जो होता है आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज होता है। डेंगू जो होता है देखा जाता है मोस्टली रूप से इसमें क्या देखा जाता है, फीवर देखा जाता है कि नॉर्मल रूप से पेशेंट को क्या होता है, फीवर हो जाता है। अगर बात करें डेंगू जो बीमारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है, कहाँ पर लोगों को होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो लोग अर्बन मतलब शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करता है, या फिर शहर के पास जो गांव रहते हैं प्री अर्बन एरिया, वहाँ के लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है बीमारी। कौन सा बीमारी, डेंगू। ठीक, डेंगू जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, काज होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से कारण होते हैं, यहाँ पर चारों लिखे गए हैं। डेंगू 1 2 3 4 जो होते हैं, ये आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहीं पर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, बस आपको 1-2 पॉइंट ये लिख लेना है और एक पॉइंट आपको ये इंक्लूड कर देना है। ये आपका डेफिनेशन के रूप में इंट्रोडक्शन हो गया पूरा। एपिडेमियोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें बात करना है, एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। लेकिन एपिडेमियोलॉजी में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज में देखा जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ साथ सेपरेट डेंगू होते हैं। ठीक, तो ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात इसका लिखा गया है एपिडेमियोलॉजी का, वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है मतलब क्या होता है, वाई द बाइट एज इन्फेक्टेड आइडियाज मॉस्किटो द मैन गेट डेंगू वायरस इन्फेक्शन एंड व्हेन दे बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन मॉस्किटो गेट इन्फेक्टेड। जब कोई इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये उंगली है हमारा, ठीक, और यहाँ पर एक उंगली और है, एक उंगली यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 उंगली है। अब इसको मॉस्किटो, ये उंगली में हमको मान लीजिए डेंगू हो गया है। ये हमारा जो उंगली है, ये मान लीजिए आदमी है, ये इन्फेक्टेड आदमी है, इसको डेंगू हुआ है। और यहीं पर एक आदमी और है नॉर्मल रूप से, इसे कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल यहाँ पर बैठा है। अब मान लीजिए मॉस्किटो इसको आकर के काट लिया, तो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा जब, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब यही मॉस्किटो उठ करके आकर के इस आदमी को काट लेता है, तो ये बीमारी इस उंगली से निकल करके इस उंगली में भी आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल पर्सन है ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, व्हेन दे बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाता है एंड लेट्स स्प्रेड। और ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन फैलता है एक लोग से दूसरे लोग में। देयर आर 2 मेजर मॉस्किटो स्पीसीज, जो कि यहाँ पर इनके नाम लिखे गए। ठीक, इनके एजेंट फैक्टर क्या क्या होते हैं। डेंगू में क्या देखा जाता है, फीवर देखा जाता है। फीवर जो होता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक, जो कि अक्सर देखा जाता है एपिडेमिक एंड एंडेमिक फॉर्म में ये देखा जाता है इंडिया में। ठीक, तो ये क्या होता है, ये एजेंट फैक्टर होता है। अगर हम लोग बात करें होस्ट फैक्टर का, कि मतलब ये किन लोगों को डेंगू होता है, तो डेंगू जो होता है ये सभी प्रकार के लोगों को, छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, बड़े लोगों को हो सकता है, मेल फीमेल सबको हो सकता है। किसी एक के लिए नहीं है बीमारी कि छोटे बच्चों को होता है, बड़े लोगों को होता है, केवल फीमेल को ही होता है, नहीं, ये सबको होता है। ये हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से 10 दिन तक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ये तो बता दिए, काटता है जो बाइट के द्वारा ये होता है। इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं, फीवर होते हैं, हार्मोनोलॉजिकल फीवर होते हैं, डेंगू हीमोरोजिक फीवर होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होते हैं। तो ये कुछ इनके सिम्टम होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लेबोरेटरी में इसको इस डिजीज को डायग्नोस करते हैं। अब इस बीमारी को कैसे निवारण लाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में थ्योरी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नहीं थ्योरी लिखना चाहते हैं तो ये हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से ये 2 3 4
और 5, ये 5 पॉइंट हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना इसको। लेकिन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में नहीं कुछ आता है तो ये हेडिंग अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट्स दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा आप। तो ये हमारा डेंगू का पूरा डिजीज यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो पार्ट है वो है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का मतलब क्या होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिसिस का मतलब समझ लीजिए फाइलेरिया। फाइलेरिया का मतलब क्या होता है? देखते हैं, लोगों से सुना भी होगा कि उस आदमी को फाइलेरिया हो गया, इसीलिए उसका पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, हाथी पाँव जिसे बोला जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो सिंपल रूप से अगर लिखना चाहते हैं तो ये तो लिख सकते हैं हाथी पाँव के बारे में, लेकिन मेन पॉइंट इसका यहाँ पर दिया गया है कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस क्या होता है? एक ह्यूमन डिजीज होता है। किसके द्वारा होता है? पैरासिटिक वार्म के द्वारा होता है, जिसे हम लोग फाइलेरियल वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेरियल वार्म कहते हैं। ठीक, और इसे हम लोग एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं, जिसे लोग हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं। तो ये हमारा होता है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। अगर हम लोग इनके एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें तो 20 साल के स्टडी में क्या पाया गया, क्या नहीं पाया गया, उसको पढ़ना चाहते हैं तो बस वीडियो को रोक करके इतना पढ़ लेना। एपिडेमियोलॉजी में इंपॉर्टेंट बातें ये होता है कि इनके एजेंट फैक्टर क्या होते हैं, होस्ट फैक्टर क्या होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा एग्जाम में लिखना है। तो इनके इन्वायरमेंटल फैक्टर, पहले एजेंट फैक्टर की बात करते हैं तो देयर आर 8 स्पेसिफिक ऑफ द फाइलेरियल पैरासाइट दैट आर स्पेसिफिक ह्यूमन। क्या होते हैं? 8 स्पेसिफिक फाइलेरियल पैरासाइट होते हैं जो कि क्या होते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमन में होते हैं। तो इस 2 पॉइंट आपको छोटा छोटा यहाँ पर लिखे गए हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि किन किन लोगों को ये बीमारी होता है, कौन बीमारी? लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। तो ये क्या होता है, पहले बात करें तो ये मैन में ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है। अगर हम लोग एज की बात करें तो क्या होता है? ऑल एज, मतलब सभी एज के लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी अफेक्ट करता है 20 से 30 साल के लोगों को। अगर हम लोग जेंडर के बारे में बात करें तो ये मोस्ट एंडेमिक एरियाज में होता है, जो कि ज़्यादातर किसे होता है? मैन लोग को, मतलब आदमियों लोग को ये ज़्यादा होता है। माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन एक्सटेंशन फाइलेरिसिस इनटू नॉन एंडेमिक एरियाज। ठीक, तो ये आप 3 पॉइंट होस्ट फैक्टर में लिख सकते हैं। इनके इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, ड्रेनेज हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, तो ये सब चीज़ क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। अगर हम लोग बात करें कि जो होता है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो होता है, इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन तक ये बीमारी लगभग में रहता है और ठीक हो जाता है। तो ये 8 महीने से लेकर के 16 महीने तक ये बीमारी रहता है जनरल रूप से। ठीक, आइए बताएं कि ये किस तरह से ट्रांसफर होता है एक लोग से दूसरे लोग में। तो यहाँ पर मॉस्किटो बाइट के द्वारा ये भी हमारा क्या होता है? एक लोग से दूसरे लोग में ये ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग बात करें कि लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो होता है, इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो इनके सिम्टम में क्या इन्वॉल्व होते हैं? जैसे एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशन हो जाता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब एक्यूट के बारे में लिख सकते हैं और अर्ली सिम्टम या फिर क्रोनिक के बारे में लिखना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं? तो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं डायग्नोस करने के लिए। एक्टिव इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में ये बीमारी एक्टिव है उसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या होता है? ये स्टैंडर्ड मेथड होता है लैबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक, इनके कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होते हैं, उसको भी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। बस आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से क्या चीज़ को लिखना है और ये बीमारी का मतलब क्या होता है। अगर ये बात समझ गए आप लोग, हेडिंग आपको याद हो गया, तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से अपनी भाषा में भी बना करके लिख सकते हैं। समझने के लिए एक बार आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। लेक्चर देखने के बाद एक बार जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। अगला जो बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं। अगला डिजीज है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया जो होता है इन्फ्लामेटरी लंग कंडीशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेटरी लंग कंडीशन होता है जो कि पहले अफेक्ट करता है स्मॉल एयर सैक को। स्मॉल एयर सैक को क्या करता है? वो पहले अफेक्ट करता है, जिसे हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। ठीक, तो ये कॉमन लंग इन्फेक्शन होता है। अगर बात करें लंग जो निमोनिया होता है वो किसे अफेक्ट करता है, तो ये जो निमोनिया होता है ये लंग का इन्फेक्शन होता है, ये कॉमन रूप से लंग को हमारे इन्फेक्शन करता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं जो कि क्या करता है? हमारे एयर सैक को अफेक्ट करता है। ठीक, जिसे हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। तो ये आप लोग 2 से 3 पॉइंट आप लोग आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। अगर बात करें इनके एपिडेमियोलॉजी क्या होते हैं तो 450 मिलियन लोगों को देखा गया था कि ये जो होता है अफेक्ट करता है। और निमोनिया का रिजल्ट जो बात करें तो 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। धीरे धीरे करके इनमें सुधार आ रहा है, लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन अभी 100 में 100% लोग नहीं बच पा रहे हैं। देखिए 450 मिलियन लोग अगर अफेक्ट हैं, 450 लोगों को निमोनिया हुआ है तो 4 मिलियन लोगों को देखा जाता है कि इनमें से 4 मिलियन लोगों का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, ये देखा जाता है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे करके अब और भी डेथ रेट जो होता है वो घटता हुआ जा रहा है, लोगों का इलाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नई नई दवाएं आ रही हैं, तो लोगों का डेथ रेट जो होता है वो कम हो रहा है। अगर हम लोग इनके एजेंट फैक्टर के बारे में बात करें तो इनमें एजेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं निमोनिया के? जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए। ठीक, ये सारे कारण होते हैं निमोनिया के। अगर हम लोग होस्ट फैक्टर की बात करें किन लोगों को ज़्यादातर निमोनिया होता है तो ये 50 साल से ज़्यादा के लोगों को ये ज़्यादातर बीमारी देखा जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक्सपोजर ऑफ डेथ होता है, फम्स होता है, उसके बाद वेरियस केमिकल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं निमोनिया के। इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है? 2 वीक से लेकर के 4 वीक तक ये रहता है।
अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे ट्रांसफर होता है निमोनिया बीमारी, तो निमोनिया में भी ट्रांसफर समवन हु सीजिंग, जैसे मान लीजिए कोई लोग खांसी कर देते हैं, छींक देते हैं, तो हैंकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया तुरंत निकल जाते हैं बाहर और दूसरे के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा लोगों को कहा जाता है कि आप मास्क लगा करके चलिए। कोई भी आदमी अगर छींकता है, खांसता है, तो वो बीमारी आपके अंदर तुरंत ना आए। और जो लोग को खांसी आता है, छींक आता है, तो उन्हें एक काम हमेशा करना चाहिए, उन्हें हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनका बीमारी उन्हीं तक रह जाए, दूसरे लोगों को ना फैले। लेकिन वो लोग तो मानते नहीं हैं, वो लोग कहीं पर शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने बचाव के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मास्क तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं जब से कोरोना वायरस आ गया, तो हमेशा आप लोग को मास्क लेकर के चलना चाहिए। जब बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके चलना चाहिए, जिससे ये बीमारी आप लोग को अंदर ना आए। ठीक, क्योंकि मार्केट में जाते हैं लोग हमेशा खांसते छींकते रहते हैं, तो आपको नहीं ना पता है किससे क्या बीमारी है। तो अगर आप लोग लगाए रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं लगाए हैं तो ये बीमारी आपके अंदर चला आएगा, आप पता ही नहीं पाएंगे। बाद में जब अफेक्ट करेगा, चेकिंग कराएंगे तो पता चलेगा हाँ हमें ये तो बीमारी कैसे हो गया, हमें ये बीमारी हो गया, लेकिन कैसे हुआ आप नहीं पता पाएंगे। तो ये सब कारण होते हैं। इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं, आप लोग सिम्टम लिखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं लैब में। ठीक, ब्लड का सैंपल ले जाएंगे, जांच करेंगे, उस हिसाब से पता चल जाएगा। यूरिन का एनालिसिस करते हैं। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है, घर पे ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका ज़्यादा सीरियस हो जाता है कंडीशन, वो लोग को हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, व्यवस्था दिया जाता है। ठीक, तो ये भी बीमारी आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। ये था निमोनिया के बारे में। अब यहाँ पर अगला डिजीज आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, ये तो आप लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। शायद कोई भी ऐसा स्टूडेंट, शायद ही कोई होगा जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ा ही रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसे हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल पे नहीं आता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें भी कई स्टेज होते हैं। क्या क्या होते हैं स्टेज की अगर बात करें, आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। जिसे नहीं पता है तो हाइपरटेंशन क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, ये कुछ पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भी कुछ स्टेज होते हैं, जैसे नॉर्मल स्टेज तो ये होता है। ठीक, अभी नॉर्मल इतना ही बात करते हैं। वैसे नॉर्मल की अगर बात करें तो 80 से 120, ये हमारा 80 होता है, ये हमारा 120 होता है। लेकिन 130 से कम रहेगा तो नॉर्मल ही माना जाएगा, और 85 तक रहेगा तब भी नॉर्मल ही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइपरटेंशन का पहला स्टेज क्या होता है, तो लगभग में अगर इतने रेट में चलेगा सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो हमारा क्या होगा, ये पहले स्टेज में हाइपरटेंशन है। अगर इतने तक पहुंच जाता है तो ये सेकेंड स्टेज में हाइपरटेंशन है। और लगभग में अगर इतने से भी ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन लास्ट स्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, अगर एजेंट की बात करें तो ये एजेंट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये प्रेशर रेजेज एंड इंक्रीज हो जाता है इनटेक दी सेचुरेटेड फैट, जिसके अंदर फैट ज़्यादा होता है वो लोग को ज़्यादा ये होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर की बीमारी। होस्ट फैक्टर की बात करें तो ये मेल फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मेल में ये ज़्यादा देखा जाता है। होस्ट फैक्टर की अगर बात करें तो मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों लोग में पाया जाता है। बोथ सेक्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग को हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मेल में ज़्यादा देखा जाता है। और अगर इस समय की बात करें तो दोनों लोगों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे होते हैं। आप लोग 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें आसान भाषा में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इनके क्या होते हैं, जैसे अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक, न्यूट्रिशन करना, रिड्यूस अपनी वेट को घटाना, फिजिकल एक्टिविटी करना, और रेगुलर रूप से एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, सही रूप से करना चाहिए, टाइम टू टाइम उठना चाहिए, टाइम टू टाइम सोना चाहिए, जितना समय तक जागना चाहिए, रात भर फोन नहीं चलाना चाहिए। ये सब कुछ कारण होते हैं इनके। ठीक, और क्या क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, लाइफ स्टाइल को इंकरेज करना चाहिए, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को, और क्या करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, अपने बारे में हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों को जानना चाहिए, क्या चीज़ से क्या होता है, क्या चीज़ से क्या नहीं होता चाहिए, हमें क्या चीज़ करना चाहिए, हमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ये सब की चीज़ों की हमें अपने हेल्थ के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो बस यही चीज़ आपको ये सब जानना है इसमें। हाइपरटेंशन का भी ये जो है डिजीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला बीमारी जो है वो है डायबिटीज मिल्टस। डायबिटीज मिल्टस क्या होता है, मतलब जैसे देखते हैं लोगों को क्या हो जाता है, शुगर के पेशेंट धीरे धीरे करके इस समय इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वही हमारा होता है डायबिटीज मिल्टस। तो डायबिटीज मिल्टस क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन होता है, जो कि क्रोनिक हाइपरग्लिसेमिक स्टेट होता है। अब देखते हैं बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि चाय में चीनी मत डालिएगा, चाय में चीनी मत डालिएगा। आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे, तो चाय बनाने जब जाते हैं लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं, चाय में चीनी ना के बराबर डालिएगा, या फिर डालिएगा ही मत। क्यों, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आप लोग इस समय, क्योंकि इस बीमारी का केस धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि क्या बताएं। तो ये जो होता है ये क्रोनिक कंडीशन होता है, हाइपरग्लिसेमिक स्टेट होता है। ठीक, अगर बात करें दी नंबर ऑफ केस डायबिटीज मिल्टस का कि इस समय पर इसका केस कितना ज़्यादा चल रहा है, तो पूरे संसार में कितना ज़्यादा चल रहा है, 150 मिलियन लोगों को ये बीमारी हो गया है। ठीक,
WHO के अनुसार 2003 में ये इतना था, एंड विच एक्सेप्ट दी डबल 2025, और इसका दोगुना हो गया है 2025 तक इसका दोगुना हो जाएगा। और धीरे धीरे करके लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है। जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हमेशा मीठे का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादातर शहर के लोगों को होता है। हमेशा आप लोग सुनते हैं शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें तो बहुत सारी बीमारियां हुआ रहता है। आप लोग देखते हैं शुगर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा ये सब हुआ रहता है। ठीक, डायबिटीज मिल्टस इनका केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे ये बीमारी ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है कि ये बीमारी हो गया अब 1 से 2 साल के बाद आदमी का डेथ हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। नॉर्मल डिजीज होता है जो कि लोगों को ज़्यादा हो गया है। अगर हम लोग बात करें डायबिटीज मिल्टस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टाइप 1 टाइप 2 होते हैं। पहला हमारा आईडीडीएम होता है, दूसरा हमारा एनआईडीडीएम होता है। अब यहीं पर आपका एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहीं पर लिख लीजिए होमवर्क, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आईडीडीएम और एनआईडीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपका काम है ये चीज़ को बताना है। अब इनके एजेंट फैक्टर क्या क्या होते हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान भाषा में लिखे गए हैं। होस्ट की अगर बात करें, डायबिटीज जो होता है किसी ज़्यादा होता है, तो ये दोनों लोगों को होता है, मेल फीमेल सबको होता है। ये केवल एक लोग के लिए नहीं है बीमारी कि शुगर केवल मेल को ही होता है, केवल फीमेल को ही होता है। ये सबको होता है, सब प्रकार के लोगों को होता है। मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर हो गया, सबको ये बीमारी होता है। ठीक, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें अगर, तो क्या क्या कारण होते हैं इन्वायरमेंट के जिससे ज़्यादा लोगों को होता है। जैसे एक्सरसाइज की कमी, लोग बहुत चलते फिरते नहीं हैं। बहुत बड़े लोग हैं तो हमेशा इधर उधर आराम से सोते हैं, लेटते हैं, खाना बन के आ जाता है, बन के चला जाता है। आप खाते हैं बस एक जगह पर लेटे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस अपना जॉब करके चले हुए आते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, जॉब करते हैं। तो ये सब कारण होते हैं और इन्हीं वजह से हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, कुछ हाई इंटेक एंसैचुरेटेड फैट के द्वारा भी ये बीमारी हो जाता है। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर लाइफ स्टाइल इधर उधर करते हैं, तो ये सब कुछ कारण होते हैं, इसी के कारण होता है। अब इनके कौन कौन से प्रिवेंशन होते हैं, कैसे हम लोग इस बीमारी को रोकें, तो सबसे पहली बात क्या होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 चीज़ आता है। पहला तो हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी हो गया, दूसरा हमारा हो गया हाई रिस्क स्ट्रेटजी हो गया, तीसरा उसके बाद ये 2 चीज़ आते हैं हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, और दूसरा हमारा हाई रिस्क स्ट्रेटजी आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे कुछ चीज़ें और आते हैं, जैसे कि हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। तो कुछ आसान पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, जो लिखना चाहते हैं आप लोग वीडियो को रोक करके यहीं पर लिख सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है जो कि बहुत ही आसान है, इसे आप लोग को क्या करना है, नोट्स दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। वैसे इस पे ज़्यादा आप लोग मेहनत मत करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एग्जाम में बन जाए तो बन जाए, नहीं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डिजीज फेमस है वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। शायद ये क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितने डिजीज के बारे में अभी तक पढ़ाए हैं उसको अच्छे से आप लोग रट लेना, किसी भी तरह से पढ़ लेना। पहले डिफिनीशन, उसके बाद क्या होता है उनका एपिडेमियोलॉजी में एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। उसके बाद बीमारी के क्या क्या सिम्टम होते हैं, सिम्टम के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होते हैं, लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होते हैं। इतना हेडिंग आपको डालना है, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, समझ गए। ये आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको दोस्तों ले सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आपका यहीं पर हो जाएगा ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी डिफिकल्ट होगा। बस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहीं पर तुरंत ले सकते हैं। एक बार पढ़ लेना, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी तक का जितना बताया पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो इसी के साथ दोस्तों आपका यूनिट 2 यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनिट 3 बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। अभी तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।